शुरुआत करते हैं इंडिया श्रीलंका के रिलेशन एस्पेक्ट से। काफ़ी चीज़ें आज आपके साथ मैं जिक्र करूंगा और उनके बारे में बताता ही चला जाऊंगा। तो स्टार्ट। देखिए, जब हम इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं, सबसे पहले हमें इनका लोकेशन समझना जरूरी है। ये पूरा रीजन, हरकवल आप जानती हो ये कौन से माउंटेन है रशिया के? यूराल माउंटेन्स हैं। यहाँ से इस तरह से अगर हम कवर करें तो ये पापुआ न्यू गिनी के वेस्ट में, ये इंडोनेशिया है ना, यहाँ से इस तरह से ईस्ट तिमोर होते हुए, मालदीव्स होते हुए और ये पूरा का पूरा रेड सी के ईस्टर्न रीजन तक जाते हुए, तुर्की से होते हुए ये एशिया है। एशिया में ही अगर हम देखें तो डिफरेंट जोन बन जाते हैं। नॉर्थ एशिया जैसी कोई टर्म नहीं है तो रशिया है, रशिया। और वेस्ट में अगर हम बात करें तो तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इज़राइल है। साउथ वेस्ट की बात करें एशिया की तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब आ जाते हैं, इराक, ईरान, इस तरह से। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कई बार अफगानिस्तान भी आ जाता है। और ये साउथ एशिया की अगर अपन बात करें तो श्रीलंका, एशिया, साउथ एशिया का पार्ट बनते हैं। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है और उसके साथ एक कंट्री है जो इंडियन ओशियन को शेयर करती है, वो है श्रीलंका। तो सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है इनकी यहाँ पर लोकेशन का, श्रीलंका और इंडिया की। तो श्रीलंका देश के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बात इस विषय में हो रही है कि इनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट भारत आए, जिनका नाम है, वेरी गुड, गोटाबाया राजपक्षा। गोटाबाया राजपक्षा इनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो भारत आए। यहाँ से एक बात समझ आ गई हमें कि इंडिया में अगर हम देखें तो एक तरह से वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि आप इतना पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर कि आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप श्रीलंका की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपरेटस शेयर करता है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वहाँ की और इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी भी है। प्रेसिडेंट वहाँ का हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और प्रेसिडेंट वहाँ का हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। लेकिन अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियन प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट तो है, लेकिन हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोटाबाया राजपक्षा, ये महिंद्रा राजपक्षा के भाई हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक यूनिक चीज़ ये नज़र आती है कि अमेरिका की तरह श्रीलंका में भी ये रूल है कि कंसेक्यूटिवली 2 बार अगर आप, या वैसे भी अपनी लाइफ टाइम में भी आप 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो तीसरी बार आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। संविधान में परिवर्तन तो उस लेवल पे नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब हुआ ये कि कहा जाता है कि महिंद्रा राजपक्षे ने ही गोटाबाया राजपक्षा को प्रोजेक्ट किया और वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने फर्दर फिर महिंद्रा राजपक्षा को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब महिंद्रा राजपक्षा इस समय प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के और गोटाबाया राजपक्षा वहाँ के राष्ट्रपति है। देखना ये होगा कि गोटाबाया राजपक्षा क्या सिर्फ एक रबर स्टैंप या एक नॉमिनल हेड होकर के ही रह जाते हैं। सारी कमान इस समय महिंद्रा राजपक्षा के हाथ में चली जाएगी। वो एक तरह के डी फैक्टो हेड के तौर पर काम करेंगे और जो वहाँ का एक्चुअल डी फैक्टो हेड है यानी कि गोटाबाया राजपक्षा, वो सिर्फ एक डे ज्योर हेड बन के रह जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स की कहानियाँ हैं, बट इसके रिपरकशंस होते हैं भारत पे और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज़ है। वही गोटाबाया राजपक्षा भारत आए। पहली बात खास ये है कि गोटाबाया राजपक्षा की पहली विदेश यात्रा है ये भारत आए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि 2015 में जब मैत्रीपाल सिरिसेना वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, वो भी पहली विज़िट उन्होंने इंडिया की ही की थी। और अगर हम भारत के एंड पर बात करें तो कोई वर्ल्ड लेवल पर पहला ऐसा फॉरेन दल या फॉरेन पर्सन या फॉरेन ऑफिसर जो मिलता है गोटाबाया राजपक्षा से, वो भी हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो मिले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि दोनों देश एक इम्पॉर्टेंट टाई रखते हैं आपस में और इंडिया ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के कंसेप्ट को फॉलो किया। नेबर फर्स्ट पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम पड़ोसियों को प्राथमिकता देते हैं और पड़ोसी पहले हैं, ऐसा मानते हैं। ये एक बड़ी बात है। मुद्दे की बात यह है कि जब हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को देखेंगे तो ये बहुत सारे डिफरेंट हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की शुरुआत यहीं से हो जाती है और अब हम वो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका के टाइज़ कहाँ से बनते हैं तो वो तो वेरी प्रोमिनेंटली इसी चीज़ से बन जाते हैं कि दोनों एशिया में सेम रीजन शेयर करते हैं, साउथ एशिया। सेकंड, इस बात से शेयर होते हैं कि दोनों साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दोनों सार्क के मेंबर हैं। और अगर सार्क के मेंबर के तौर पर आप मुझसे पूछेंगे तो सार्क के मेंबर होते हुए श्रीलंका एंड इंडिया इस समय
सार्क के मेंबरों में से सबसे ज़्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं। यानी कि सार्क मेंबर में से श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, तो सार्क एसोसिएशन में भी श्रीलंका और इंडिया प्रोमिनेंटली कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि पीसफुल है दोनों में। अदरवाइज सार्क की मीटिंग्स इस वजह से हैम्पर होती हैं और नुकसान में चली जाती हैं ड्यू टू द राइवलरी बिटवीन द पाकिस्तान एंड द इंडिया। ये है जो सफल नहीं होने दे रहा सार्क को। अदरवाइज सार्क के कॉन्टेक्स्ट में दोनों एक साथ काम करते हैं। अब हम देखें तो एक तो साउथ एशियन रीजन में आता है सार्क के मेंबर, एक अच्छी रीजनल कोऑपरेशन है जिसके मेंबर हैं दोनों। सबसे बड़ी बात लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओशियनिक डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये गल्फ ऑफ मन्नार एरिया है और यहाँ से जो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दिस पर्टिकुलर नैरो स्ट्रेट इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ पाक, सो इट इज़ अ पाक स्ट्रेट। ये इस तरह के ज्योग्राफी क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होते हैं। स्ट्रेट कई तरह से देखा जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं। जल मरूड़ कहते हैं इसको, मतलब वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है और दो ओशियंस को जोड़ता है। ठीक है, वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है और दो ओशियंस को या दो सीज़ को जोड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए, लुक एट द पाक स्ट्रेट कनेक्टिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गल्फ एंड मन्नार एंड पाक स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो इंडिया श्रीलंका से पानी के माध्यम से कुछ थोड़ी ही दूरी पर है, को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आता। दोनों साउथ एशिया के हिस्से हैं, दोनों इंडियन ओशियन की मेन प्रोमिनेंट लोकेशन पर हैं और लोकेशन वाइज श्रीलंका की तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्यों हो जाती है श्रीलंका की इतनी, तो क्योंकि इंडियन ओशियन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट कहलाता है। जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट वर्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द जियोपॉलिटिकल? जब भी कोई ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म इकोनॉमिक आस्पेक्ट से फॉर द पर्पज ऑफ कमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिजेंट्स आर्मी और द डिफेंस ऑपरेटर्स, जब वो फॉर द पर्पज ऑफ मैनोवरिंग, फॉर द पर्पज ऑफ सॉवरेनिटी एक इम्पॉर्टेंट लैंड कंसिडर हो जाता है, तो वो जियोग्राफिकली पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होता है। तो इट इज़ अ जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट। ओके, वो जियोग्राफिकल लैंड मास पॉलिटिकल वैल्यू बहुत रखता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है। भाई इट इज़ जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट, अभी मैं इतने सारे रीजंस दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। और ये बहुत ऑर्गेनिक है हमारा लेक्चर, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पर्टिकुलर प्रिपरेशन है इसको लेकर के। इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक। हमारे कोर्स ही ऐसा रहता है यूपीएससी की तैयारी का कि आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़िए, आप कोई भी फॉरेन रिलेशन ऑन द स्पॉट किसी भी कंट्री के साथ ट्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें वर्ल्ड लेवल पर आपको सारे कस्टम, कल्चर, मैनर्स, रेसेस बताई जा रही हैं, एथनिसिटीज़ समझाई जा रही हैं। आपको जब पीछे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटी पढ़ाई गई, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सारा कराया गया कि 2 ब्लॉक थ्योरी क्या थी, 1 ब्लॉक थ्योरी क्या थी, एवरीथिंग, वर्ल्ड सिनेरियो, कॉलोनियलिज्म, यूरोपियनिज्म, एवरीथिंग। तो अब उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट के तौर पर ये माना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ऑलवेज कंसर्न्ड रहता है, किसी भी तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों श्रीलंका में, इंडिया उससे कंसर्न्ड है। किसी भी तरह के कल्चरल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हों, इंडिया कंसर्न्ड है, क्योंकि इंडिया के लिए श्रीलंका बहुत वैल्यू रखता है। क्यों वैल्यू रखता है, अब हम उन मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट क्यों है। उसके लिए उदाहरण ये है कि अगर हम इस रीजन की बात करें, ये जो एशिया का पर्टिकुलर साउथ और ईस्ट एशिया रीजन है एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, ये सारे के सारे देश हम लगभग देखें तो 1950s के अराउंड, इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी के अराउंड ये लिबरेट हुए कॉलोनियलिज्म से। और उसके बाद इनके सामने टारगेट था कि ये फास्टेस्ट मोड में अपनी इकोनॉमी ग्रो करें और ये तेज़ी से अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बने। तो ऐसे में फास्ट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना तय था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग ही बेसिस है, और ऐसे में एनर्जी के रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं। तो एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट बैकबोन मानी गई इन देशों के विकास के लिए। और एनर्जी की बात करें तो बड़े लेवल पर इन देशों ने खुद को एनर्जी के लिए डिपेंड कराया क्रूड की सप्लाई पे। और वो क्रूड की सप्लाई अगर हम देखें तो ये पर्शियन गल्फ एरिया, ये जो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, इन देशों की बात करें तो पर्शियन गल्फ एक मेन सप्लायर है क्रूड का। लेकिन अब ध्यान से देखें, बात हम चाइना की करते हैं। अगर पर्शियन गल्फ एरिया से क्रूड कंट्रीब्यूट होना है तो क्रूड को होकर के पास होना पड़ेगा ये पाक स्ट्रेट से, और आगे उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के गुजरना है। अगर मैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का और पाक स्ट्रेट को चोक करता हूँ तो आप देखेंगे कि लिटरली चाइना की सप्लाई ऑफ क्रूड ब्लॉक हो जाती है। और चाइना की अगर एक बार
अगर इकोनॉमी हैम्पर हुई तो चाइना की इकोनॉमी पे ही, चाइना की वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स लेवरेज्ड है पूरी तरह से। चाइना की पॉलिटिकल लेवरेजिंग उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर आज कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसे लोग और कम्युनिटी और मार्केट नहीं जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट वेंचर नहीं कर रहे हैं और लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके वहाँ पर जा कर के चीप लेबर, ईजी अवेलेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ईजी अवेलेबल लैंड और रिलैक्स्ड एनवायरमेंटल नॉर्म्स के दम पर ही बड़ी एमएनसीज़ वहाँ जा कर के मैन्युफैक्चर करती हैं। इसी के दम पर उसके विकास का आधार खड़ा है, और वो आधार खड़ा है कहीं ना कहीं एनर्जी के सोर्सेज पर। एनर्जी के सोर्सेज ब्लॉक हुए तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए चाइना के लिए यकायक ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंडियन ओशन में अपनी दबिश बढ़ाए, मैनोवरिंग करे और अपने आप को असर्ट करे। तो इसलिए चाइना जब यहाँ असर्टिव होता है तो नेचुरली ये इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट हो जाता है। ओके, ये पहला एस्पेक्ट। अगर हम ध्यान से दूसरे एस्पेक्ट की तौर पर देखें तो अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन का जिक्र करें तो 40% पॉपुलेशन तो इंडिया चाइना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पॉपुलेशन एक बेसिस हुआ करती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब के मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को कंज्यूम करने के लिए। ऐसे में जब 40% पॉपुलेशन ओनली इन 2 कंट्रीज़ में रिजाइड कर रही है एशिया के इन रीजन्स में, तो ये नेचुरल सी बात है कि ये जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जानी जाती हैं, इनको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना है और किन्हें कंज्यूम कराना है, ये पूरे के पूरे एशियाटिक रीजन को। और इस एशियाटिक रीजन में मेन जो शिपमेंट लाइंस हैं वो सारा का सारा ट्रेड जो है वो ओशियंस के थ्रू हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस कंसेप्ट के वाया भी देखें कि वायबिलिटी क्या रहती है ट्रेड की, तो ट्रेड वाया लैंड करना ज़्यादा वायबल नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू ओशियंस। वाया लैंड आपको कितनी सारी टेरिटरीज़ और बॉर्डर्स पार करने पड़ते हैं, आपको कितने सारे चेक्स और कितने सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं, आपको वो महंगा पड़ता है बहुत, सिक्योरिटी और थ्रेट रहता है हमेशा। लेकिन अगर आप बात करते हैं ओशियंस के थ्रू तो बाय वॉल्यूम लगभग 90% से ज़्यादा ट्रेड इंटरनेशनली बाय ओशियंस होता है। बाय वैल्यू 70% से अबव ओशियन के थ्रू ट्रेड होता है। सेम कंसेप्ट इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बाय वॉल्यूम 98% ट्रेड जो है वो ओशियंस के थ्रू होता है इंडिया का। बाय वैल्यू अबव 60%, अराउंड 70%, अराउंड 70% बाय वैल्यू इंडिया का ट्रेड ओशियंस के थ्रू होता है। तो अगर आप इन रीजन से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से होते हुए एशियन कंट्रीज़ को आपको सामान प्रोडक्ट कंज्यूम कराना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये सुएज़ कनाल। सुएज़ कनाल के आगे आप जाएंगे रेड सी, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाती है गल्फ ऑफ आदन। तो दिस इज़ गल्फ ऑफ आदन, दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, this is Red Sea, and the canal connecting the Red Sea with the Mediterranean Sea is the Suez Canal। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सुएज़ कनाल अगर कभी ट्रेड होता था एशियाटिक कंट्रीज़ का यूरोप के साथ, तो आप देख सकते हैं सरकम नेविगेटिंग करना पड़ता था पूरे अफ्रीका को, और फिर आप पहुंचते थे यूरोप। ये बहुत लंबा रूट था। इसके तहत एक आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई, इट इज़ अ वेरी नैरो आर्टिफिशियल कनाल, दैट इज सुएज़ कनाल, ताकि मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए आप सीधे कनेक्ट हो जाए जा करके। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब चौक कर दी जाए, सुएज़ कनाल को चौक कर दिया जाए, तो कितना बड़ा एक तरह का आप कट पैदा कर देंगे यूरोपियन वर्ल्ड और एशियाटिक वर्ल्ड के बीच में, और एक तरह का इकोनॉमिक चोक आ जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसलिए इंडियन ओशन इज़ वेरी सेंसिटिव। दैट्स वाई दीज एरियाज आर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ द पायरेसी। This area is known of the Somalian pirates. Why this area is known for the Somalian pirates? Earlier this area is known as the Barbarian pirates, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था। Now this area is known as the Somalian pirates, क्योंकि विश्व भर का बहुत बड़ा व्यापार यहीं से हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इंडियन ओशन का अपना एक महत्व हो जाता है। इसलिए सभी देश ये चाहते हैं कि उनका व्यापार सही ढंग से चलता रहे, वो इंडियन ओशन में दबिश बना करके रखना चाहते हैं कि कभी भी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई हैम्पर ना करते। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए सब अपनी अपनी जब असर्टिव कैरेक्टर लेकर के आएंगे, नेचुरली एक जगह हॉटस्पॉट तो हो ही जाएगी, वहाँ पर सब अपनी अपनी एक्टिविटी करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर अपन कंसेप्ट को ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या नज़र आता है, देखिए ध्यान से एक थ्योरी को समझिए। एक समय था इन द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी 1350 के अराउंड यूरोपियन रेनेसेंस का विकास हुआ। उसकी वजह से नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉयजेज़, लॉन्ग डिस्टेंस वॉयजेज़ एंड न्यू मैप्स के दम पर यूरोपियंस ने पूरे वर्ल्ड को वेंचर किया, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, कंट्रोल किया, डिफरेंट आइलैंड, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कंट्रीज़। कारण क्या था?
कारण था कि उनको न्यू नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, न्यू सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, उनको एक बड़ी लेबर मार्केट के तौर पर ज़रूरत थी, उनको बड़े लेवल पर इन कंट्रीज़ में हो रहे स्पाइसेस टेक्सटाइल्स को ट्रेड करना था पूरे ग्लोब लेवल पर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो वो आए, इन तहत जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इन एरियाज़ को कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन अब अचानक से देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 के अराउंड एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि इन कंट्रीज़ को रिट्रीट करना पड़ा अपनी ओरिजिनल होम कंट्रीज़ की तरफ, कॉलोनियलिज्म घटने लगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में तो ये प्रॉमिस्ड ही कंसेप्ट था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कंक्लूड होते हैं हम वापस चले जाएंगे। तो 1945 विद द डिफीट ऑफ द जापान बाय द यूएस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ऐसे में ये कंट्रीज़ इमीडिएटली रिट्रीट हुई। अब जब इमीडिएटली रिट्रीट होंगी, आप 250 सालों से कब्जा करके बैठे थे यहाँ पर, जब इमीडिएटली रिट्रीट होंगे तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो आएगा कि नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, पावर वैक्यूम। एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ इस एरिया में। इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए न्यू फोर्सेस रश कर गई इस तरफ। ऐसा लगा जैसे कि कोई लो प्रेशर सेंटर बना है और सारी एयर उसी तरफ आकर के कंसंट्रेट कर गई और एक अल्टीमेट थंडरस्टॉर्म बनेगा। क्यों बना ये? हुआ ये कि 1945 में जो ग्रुप एक तरफ से दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, रशिया अमेरिका, युद्ध का नतीजा आने के बाद दोनों में इस बात की बहस हो जाती है कि कौन सुपीरियर है। अमेरिका का कहना यह था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड होगा और सारी कंट्रीज़ खुद को मुझसे जोड़ करके देखेंगी और टेक्नोलॉजी के मामले में, कमर्स के मामले में, इकोनॉमी एंड ट्रेड के मामले में मैं लीड करूंगा। आई एम अ सुपर पावर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन रशिया इसे मानने को तैयार नहीं था। रशिया कहता था मेरी अपनी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, हमारी अपनी दबिश है अपने ब्लॉक में और हम यूनिपोलर वर्ल्ड को नहीं मानते, बाइपोलर वर्ल्ड होगा, दो देश खड़े होंगे, तू भी खड़ा हो हम भी खड़ा हो। इसकी जद्दोजहद लगी कोल्ड वॉर 1945 से लेकर के 1991, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, रशिया नहीं बन गया, तब तक कोल्ड वॉर चला। लेकिन इस कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? दो देश कोल्ड वॉर इसलिए कर रहे हैं, वो सीधी वॉर नहीं, दोनों सीधे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है। वो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अपनी वॉर लड़ने के लिए। कभी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कभी नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, कभी अफगानिस्तान, डिफरेंट एरियाज़ पर वॉर लड़ी जा रही है और पूरे वर्ल्ड को इसका प्लेटफॉर्म बनाया गया। यही कारण है कि सबको कंट्रोल करना था इस इंडियन ओशन रीजन को। वाई? क्योंकि जहाँ एक तरफ रशिया एक्सपेंशनिज्म अपना रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलिज्म, रशिया सोशलिज्म फैला रहा था, कम्युनिज्म फैला रहा था, उसी के अगेंस्ट अमेरिका ने कंटेनमेंट पॉलिसी चलाई। किसको कंटेन करने के लिए? सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को। और उस कंटेनमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा असर यहाँ दिखना था कि रशिया तेजी से इन देशों को अपने चपेटे में ले रहा था। और ये पैसिफिक रीजन है, कैन यू इमेजिन दिस रीजन? अगर ये पैसिफिक रीजन कंट्रोल में आता है कम्युनिज्म के, तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से होने वाला सारा पैसिफिक की तरफ ट्रेड, इसको ग्लोब के तौर पर समझाता हूँ, बेटर समझ आएगा, जल्दी मुझे वो ग्लोब उतार कर दीजिए। तो पैसिफिक रीजन आप तेजी से कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो अमेरिका को कभी बर्दाश्त ही नहीं था। इसके कॉन्टेक्स्ट ने अमेरिका में वहाँ पर स्टैंड लिया। अब यहाँ पर आप अमेरिका को देखिए, ऑब्जर्व करिए, अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईस्ट कोस्ट के थ्रू ट्रेड करेगा, तो कैसे करेगा? ईस्ट कोस्ट के थ्रू ट्रेड करेगा तो पहले वो आएगा यहाँ पर यूरोप, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी का सरारा लेते स्यूज कनाल होकर यहाँ पर आएगा। सो दूसरा ऑप्शन है कि अपने वेस्ट कोस्ट से होते हुए सीधा पैसिफिक को ट्रावर्स करके यहाँ पे ट्रेड करेगा। लेकिन जब ये सारी की सारी कंट्रीज़ ही अल्टीमेटली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट होती चली जाएंगी, सीधा हार्म है अमेरिका को। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ से भी अटलांटिक से होते हुए भी जो ट्रेड करना है, सारी कंट्रीज़ ही एशिया की आप कम्युनिस्ट सोशलिस्ट करते चले जा रहे हैं। इवन अफ्रीका तक फैल गया था सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि रशिया बड़ी तेज़ी से ईरान, इराक, अरेबिया होते हुए अफ्रीका की तरफ फैल रहा था और अपना सोशलिज्म लेकर के जा रहा था। ऐसे में इसे कंटेन करना अमेरिका के लिए ज़रूरी था और उसी के लिए कोल्ड वॉर लंबे समय तक चलती रही। अमेरिका अपना कैपिटलिज्म फैला रहा था, रशिया कह रहा था कि मैं अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट हूं। सो इट वाज अ फाइट बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इट वाज अ फाइट बिटवीन द एक्सपेंशनिस्ट एंड कंटेनमेंट्स। इट वाज अ फाइट बिटवीन द रशिया एंड द अमेरिका, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला रखा। ऐसे में इंडियन ओशियन ही वो मेन एरिया था जो सेंटर स्टेज बना लड़ाई का। इसलिए जितने भी आइलैंड वेकेंट किए थे उस समय में ब्रिटेन ने और बाकी कंट्रीज़ ने वो सारे इनके द्वारा तेज़ी से रश करके और अपनाए गए। आज डिगो गार्सिया में न्यूक्लियर ऑपरेटेड बेस है अमेरिका का पूरे के पूरे इंडियन एशियन को कंट्रोल करने के लिए। डिगो गार्सिया, चैगोस आर्किपेलेगो, अल्गालेला आइलैंड्स, मॉरिशस का पोर्ट लुइस, रॉड्रिक्स, सेंट डेनिस, रियूनियन, विक्टोरिया, अमीरात आइलैंड्स, कॉस्मेलोडो ग्रुप्स, अल्दबारा, नज़दीका, ये सारे आइलैंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको इन्हीं देशों के नजर आएंगे। स्पेन, फ्रांस, रशिया, यूके, अमेरिका। व्हाई? दे वांट टू कंट्रोल इंडियन ओशियन, बिकॉज वो रशिया का इन्फ्लुएंस रोकना चाहते थे। रशिया इसमें घुसा क्यों? वो चाइना का इन्फ्लुएंस रोकना चाहता था। इंडिया इसी वजह से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में था।
कि नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ नहीं जाना, ना रशिया के साथ जाना और ना अमेरिका के साथ जाना, ना सोशलिस्ट ब्लॉक ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक। आई बात समझ में? जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, इसमें उनका साथ देने वाले और भी देश थे। कौन से देश थे आपको पता ही है, इंडोनेशिया इसमें उनके साथ था, घाना उनके साथ था, और कौन था, यूगोस्लाविया उनके साथ था, इजिप्ट उनके साथ था, और खुद इंडिया। ये 5 देश एक साथ मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट कर रहे थे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो बना है, जो पावर वैक्यूम बना है, उसको फिल करने की जो जद्दोजहद सब में लगी, वो जद्दोजहद के तहत ये एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट हो गया। सबके मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स होने लगे और उस डिप्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए दूसरों ने भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया। दूसरा रीज़न, अरे ध्यान से सोचिए, 1945-50 में तो सारे आज़ाद हो रहे हैं, ऐसे में सब ने एकदम से डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर अपना लिया है। और डेमोक्रेसी यहाँ पर अपनाना कितना खतरनाक है, क्योंकि कितना डाइवर्सिफाई कल्चर है इस रीजन का, ट्राइबलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्सिफाई सोसाइटी है, लैंग्वेज है, कस्टम, कल्चर, मैनर है। यही कारण है भारत की बात करें आप, आज दिन तक एक बार भी आर्मी तख्ता पलट नहीं करती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें, 4 बार जनता द्वारा चुने राष्ट्रपति को 4 बार आर्मी जनरल उतार चुके हैं, और इनमें से एक आर्मी जनरल तो इतने आगे चले गए, परवेज मुशर्रफ उतार के बाद में राष्ट्रपति भी बन गए लेजिटिमेट चुनाव लड़के, सोचिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। लेकिन म्यांमार में देखिए मिलिट्री रिजम कितना लंबा रहा, पाकिस्तान में देखिए मिलिट्री रिजम कितना रखा, अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए मिलिट्री रिजम कितना लंबा रहा। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो क्योंकि ये कंट्रीज़ ने इलेक्शंस करा लिए, क्योंकि इनको रेडीमेडली ये इलेक्शन का ढांचा दे गया था ना, ब्रिटेन इन पर रूल करता था। ब्रिटेन ने तो नेचुरली ऑर्गेनिक सेंस में इवॉल्व किया था डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द किंग जॉन इन 1206 AD। लेकिन इनको तो एक रेडीमेडली दे गया इतनी डाइवर्स सोसाइटी, कस्टम, कल्चर, मैनर में, तो ये उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। भाषा के आधार पर लड़ाई है, क्षेत्र के आधार पर लड़ाई है, कितनी लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं। ऐसे में अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये हो जाता था कि ये सोची समझी साजिश थी रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन इनकी, कि जब इन देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होगा, इनमें इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतने बिखरेंगे ये लोग कि डिफरेंट फैक्शंस के थ्रू हम अपनी MNCs का, अपने कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे। जैसे रशिया के द्वारा लंबे समय तक सपोर्टेड रहे लेफ्टिस्ट इन द इंडिया, लंबे समय तक मुहिम चाइना के द्वारा सपोर्ट की गई है, जो रेड कॉरिडोर की आज बात होती है, जो नक्सलवाद की बात होती है। तो इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज इंडिया के डिफरेंट फैक्शंस में रही हैं। ये इसलिए हो पा रहा था कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करेंगे, ये पता है, और उस सिस्टम में अपने अपने फैक्शंस चूज़ कर लिए जाएंगे अपने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अमेरिका इंडिया को चाह रहा है कि आप कैपिटलिस्ट हों ताकि MNC कल्चर आए, रशिया चाइना चाह रहा है कि भाई आप सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो जाए। लेकिन इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की, ना कैपिटलिस्ट पूरी तरह से, ना सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम फॉलो किया। हर डिसीजन हमारे उस समय के नेशन मेकर ने इतना ध्यान से लिया है। अगर आप बात करें कि थोड़े भी अपने संकल्प से विचलित होते उस समय नेहरू, तो बहुत कुछ आज सहना पड़ सकता था। ये बड़ी बात है। ऐसे में इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने भव्य डेमोक्रेसी को लेके आगे बढ़ा, जबकि चाइना से कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सिविल लिबर्टीज़ इतनी नहीं दी गई हैं, सोशल मीडिया आज नहीं चलता वहाँ पे, आज भी सोशल मीडिया वहाँ पे चलता नहीं। एक नेशनली ऑर्गेनाइज्ड मीडिया नेटवर्क है, सारी खबरें वही देता है, सारा उसी के थ्रू बताया जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो छोटे देश, नए आज़ाद हुए देशों के उस समय के अचानक से आर्टिफिशियली डेवलप्ड उस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम बना करके आगे बढ़ाने को लेकर के अपने अपने फैक्शंस चूज़ करके अपने MNC कल्चर को, जो एक न्यू कैपिटलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट था, उसे आगे बढ़ाना था। इस वजह से इन सबका इंटरेस्ट यहाँ पर रैम्पेंट था, बहुत ज़रूरी था। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी। अगला कंसेप्ट, ये सारे गरीब देशों की बात करें तो गरीब देश थे उस समय में। आज भी कितने देश गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड स्टेट में थे, अब तो डेवलपिंग स्टेट में आ चुके हैं। और गरीब देश की खासियत क्या हो जाती है? गरीब देश की खासियत है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, पॉलिटिकली स्टेबल कैसे होंगे, मुझे बताइए आप, पॉलिटिकली स्टेबल कैसे होंगे? इसी बात का फ़ायदा उठाना था कि जितने पॉलिटिकली अनस्टेबल होंगे उतने वेपन्स की सपोर्ट करके, आर्मी ट्रेनिंग की सपोर्ट करके, आर्मी इक्विपमेंट्स की सपोर्ट करके इन देशों की सरकारों को, रिजिम्स को अपनी कठपुतलियाँ पचा कर पपेट बना के नचाएंगे, और असल में इनके रिसोर्सेज हम ही खाएंगे। चीप लेबर हम कॉलोनियलिज्म की तरह यूज़ करेंगे, चीप लैंड इनका हमेशा यूज़ करेंगे, एनवायरमेंटल लॉज सदा यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, वर्ल्ड वार के बाद कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, वही एज इट इज चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, अब इनकी चुनी सरकारें होंगी और ये सरकारों से जवाब मांगेंगे, कारनामे सारे वही चलेंगे जो हम चाहते हैं। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिकली वीक थे, तो पॉलिटिक्स स्टेबल किधर से मिलेगी? नॉट एट ऑल पॉसिबल। और स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए स्टेबल पॉलिटिक्स देने के नाम पर अमेरिका ने
और रशिया ने ना जाने विश्व भर में 1950 के बाद कितनी सरकारों के तख्ते पलट कराए। अगर आप साउथ अमेरिका की कहानी देख लें, आप सन्न रह जाएंगे। कई जगहों पर इलेक्टेड गवर्नमेंट उतार के मिलिट्री रिजम आए और कई जगहों पर मिलिट्री रिजम उतार के इलेक्टेड गवर्नमेंटें बैठाई हैं। जहां पर जो सूट है वहां पर वही बैठाया जा रहा है। क्यूबा के साथ भी फिडेल कैस्ट्रो यही किया गया था और ये लंबे समय तक चला है। पूरे विश्व भर में ये नज़ारा देखने को मिला है, जहाँ पर जो